ओके, क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह का क्वेश्चन पहले काफ़ी आ चुके हुए हैं काइनेमैटिक्स के, और वो क्या है देखें, काफ़ी जर्नी को 2-3 पार्ट्स में तोड़ा हुआ होगा प्रॉब्ली। क्वेश्चन ये है, स्प्रिंटर टेक्स अ टाइम ऑफ 11 सेकेंड्स टू रन 1100 मीटर्स। तो मैं जल्दी से ये टोटल टाइम दिया हुआ है, ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है जो स्प्रिंटर ने ट्रैवल किया है। शी फर्स्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यानी कि उसका शुरू की जो जर्नी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की है शुरू की जर्नी, और फ्रॉम रेस्ट इसका मतलब इनिशियल स्पीड 0 है, रीचिंग अ स्पीड ये कोई फाइनल स्पीड है। शी देन रन्स एट कांस्टेंट स्पीड, और फिर वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। सो अगर मैं इसका देखिए, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं और ग्राफ बना के, लेकिन जो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा ना वो ग्राफ के थ्रू होगा। सो इस तरह के क्वेश्चन अब काफ़ी रिपीटेड हो गए, और उसमें जो है हम लोग बेस्ट है कि वी ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिकॉज हमें 2 जर्नीज दी हुई हैं। वी कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली फाइंड एक्सेलरेशन, बिकॉज 2 डिफरेंट जर्नीज़ हैं। वी कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके डायरेक्टली ओवरऑल जर्नी पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ, बिकॉज मुझे पता है इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, तो शुरू में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स देयर नीड्स टू बी अ कांस्टेंट स्लोप। तो मैंने यहाँ कांस्टेंट स्लोप बना लिया, और मुझे ये पता था कि इनिशियल स्पीड 0 है, तो आई स्टार्टेड दिस ग्राफ फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड 0 से यहाँ पे मेंशन है। एंड कितनी देर का इनिशियल जर्नी का टाइम है, दैट इज़ नॉट मेंशन। सो मैं लेट्स कॉल इट टी और T1, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। ओके, और यहाँ पे उसने स्पीड कितनी अटेन कर ली है वो बताया हुआ है कि शी रीच द स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड आफ्टर सम टाइम, बट व्हाट इज़ दैट सम टाइम वी डू नॉट नो। बट आफ्टर दैट शी मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, एंड दिस टाइम जो टोटल जर्नी थी वो, और जर्नी फिर एंड हो गई, और ये जो टाइम है ये है 11 सेकेंड्स। देखिए, अगर हमें दोनों टाइम नहीं दिए हुए थे तो मैं इसको T1 बुलाता और इसको T2 बोलता, लेकिन क्योंकि मुझे ये पता था तो आई जस्ट कॉल इट T, ठीक है। तो मैंने T1 T2 यूज़ नहीं किया। ये स्पीड भी दी हुई है मुझे कि यार, अब देखें इस क्वेश्चन को यहाँ से एनालाइज करें। सो शी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर सम टाइम T, and she reached the speed of 10 by that time, and then she moved with constant speed of 10 for another some time. We do not know what this time is, but the total time of the journey was 11 seconds. ठीक है, okay. So we all know from O levels also that area under the graph tells us displacement, right? So the total displacement that she has traveled is how much? That is 100 meters. That means the area under the graph should tell us 100, the value should be 100. So मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा इस एरिया का, तो सो इट्स हाफ इंटू, इट्स अ ट्रेपीजियम, राइट। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब पैरेलल साइड्स कौन है, एक तो ये है पैरेलल साइड विच इज़ 11, सो लेट्स राइट डाउन 11। अच्छा, इसको मुझे थोड़ी सी जगह बढ़ानी पड़ेगी। ओके, एंड जो दूसरी पैरेलल साइड है, वो कौन सी है? दूसरी पैरेलल साइड है, अगर आप थोड़ा सा भी मैथ्स में बेहतर हैं तो आप बोलेंगे सर दिस इज़ 11, हाउ मच इज़ दिस ओनली। तो आप बोलेंगे 11 में से ये टाइम माइनस कर दें, सो ये जो टाइम बचता है वो कांस्टेंट स्पीड की जर्नी का टाइम है। ये हमें अलग से तो दिया हुआ नहीं। सो अगर मैं इसको टी की टर्म्स में ही लिखूँगा तो मैं इसको लिखूँगा 11 माइनस टी। अग्री? सो फ्रॉम हेयर टू हेयर इज़ 11 माइनस टी सेकेंड्स। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। सो आई एम डूइंग इट क्विकली, आई डोंट वांट टू ड्रैग इट अलॉट, वरना मैं इसको बिल्कुल और बेसिक से आपको बताऊं कि कंसिडर कर लो। देखें, जब भी बच्चों को अल्फ़ाबेट्स में प्रॉब्लम होते हैं वेरिएबल्स में, तो हम यूँ बोलते हैं कि कोई भी वैल्यू दे दें आप, इसको लेट से 3 सेकेंड्स है। सो अब आपको बताना आसान हो जाएगा कि ये टाइम कितना है। सो यू विल जस्ट से सर 11 माइनस 3 एंड दैट इज़ 8। तो आपने क्या किया, बेसिकली माइनस किया, राइट, अपने दिमाग में बगैर सोचे। तो अगर आपको ये माइनस वाला फॉर्मूले में मसला हो रहा है, दैट मीन्स आप थोड़ा सा नंबर दे के सोच लिया करें। सो आई एम गोइंग बैक टू 2, ठीक है। एंड हाइट इज़ बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। सो दीज आर द 2 पैरेलल साइड्स, इनके दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज़ द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, एंड दैट इज़ 10। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आई कैन राइट 100 equals to half into, now 11 plus 11 is 22 minus t into 10,
And when you simplify this, so it will be 100 into 2 upon 10 equals to 22 minus t. So that will be, 1 0 1 0 cancel. So 20 equals to 22 minus t, and t equals to 22 minus 20, which is 2 seconds. So टाइम आ गया. लेकिन क्या क्वेश्चन में टाइम पूछा था? नहीं, क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस. इस पार्ट की एक्सेलरेशन पूछी थी. सो नाउ सिंस वी हैव द टाइम विच इज़ 2 seconds, अब मुझे बताएं इस जर्नी की एक्सेलरेशन की. क्योंकि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, यू कैन जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला a equals to v minus u over t. So what is the change in velocity? 10 minus 0 upon 2. So what do we get? 5 meters per second square. So the change in velocity in the first part of the race was 10, time was 2. So change in velocity over time, we got acceleration. So the answer is D. I hope it is all understood. Okay, moving on to the next question. See, next question again, समझने में प्रॉब्लम होगा. सो आई गिव वैल्यूज़ माई सेल्फ. जिन बच्चों को डायरेक्टली समझ आ जाए वेल एंड गुड, बट जिनको नहीं समझ में आए दे शुड ऑलवेज गिव सम वैल्यूज़ बाय देमसेल्व्स. इट मेक्स अ क्वेश्चन ईजियर. ओके, सो हमें नहीं बताया फोर्स कितनी है, राइट. हमें इनके मासेस भी नहीं बताया. अगर आप एक दफ़ा क्वेश्चन में कहूँगा पॉज करके पहले पढ़ लें एंड देन लुक एट द वर्किंग. ओके, सो ये जो ब्लॉक है, लेट्स सपोज मैंने इसको मास दे दिया 4 किलोग्राम्स अपनी मर्ज़ी से, और इसको मास दे दिया 1 किलोग्राम्स, और इसको फोर्स भी मैंने कोई दे दी लेट्स से 10 न्यूटन्स. ठीक है. सो इस पूरा ब्लॉक जो है, जो कि 5 किलोग्राम्स के, अगर इसको मैं कंबाइन कर लूँ तो इसकी एक्सेलरेशन सेम है. जो इसकी एक्सेलरेशन है वही इसकी एक्सेलरेशन, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है. A horizontal force is applied to block X, which is in contact with a separate block Y. The block remains in contact as they accelerate along the frictionless surface. सोचें कि आप किसी गाड़ी को टो करें, तो जो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को टो कर रही है, या आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि वो जो रिक्शे वाले अक्सर बाइक वालों को चला रहे होते हैं, वो टांग मार के, या एक बाइक वाले दूसरे बाइक वाले भाई को, वो उनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, बाइक ख़राब हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो टांग से, आपने देखा होगा, टो करते हैं ना, स्पेशल सिस्टम जो होता है. तो समझ लें यहाँ पे वही हो रहा है. तो जो दोनों बाइक वाले हजरात होते हैं, दोनों की एक्सेलरेशन क्या होती है? सेम होती है. जो एक की स्पीड होती है दूसरे की भी वही होती है. तो यहाँ पे भी वही है. तो इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम है. ठीक है. ओके, और x हैज़ अ ग्रेटर मास देन y, वी कैन सी दैट. अब वैल्यूज़ मैंने खुद से दे दी. अब मैं ज़रा एनालाइज़ करने से पहले, क्वेश्चन के ऑप्शन में जाने से पहले, मैं यहाँ पे खुद एनालाइज़ करूँगा कि हो क्या रहा है. तो इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी हो तो मैं पूरे सिस्टम का पे रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला अप्लाई कर दूँगा. F इक्वल्स टू एम ए, बेसिकली FR इक्वल्स टू एम ए. बिकॉज क्वेश्चन में बोला हुआ यहाँ कोई फ्रिक्शनलेस, सो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सो देर इज़ नो फ्रिक्शन फोर्स. सो देर इज़ दिस F इज़ द ओनली फॉरवर्ड फोर्स विच इज़ 10 न्यूटन्स. मास इसका कितना हो गया? 5 किलोग्राम्स. एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगी 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन किसकी है? ये दोनों की एक्सेलरेशन है. यानी कि जो y की एक्सेलरेशन है वही x की एक्सेलरेशन है. यू नो दैट ना. अब अगर मैं एक ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करूँ और इस तरह इसके ऊपर अप्लाई करूँ, यू कैन ईजीली फाइंड आउट. तो यहाँ देखें, मैं x के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, F इक्वल्स टू एम ए. तो x के ऊपर अगर अप्लाई करूँ तो इसकी फोर्स कितनी आ जाएगी? 10 इक्वल्स टू 4 इंटू a. तो a विल बी इक्वल टू 10 ओवर 4 विच इज़ 2.5. सॉरी, एक्सेलरेशन तो इसकी वही है ना, एक्सेलरेशन इसकी 2 है, इसका मास कितना है? 4. तो कितनी फोर्स आ गई? 8 न्यूटन. इसका मतलब ये कि इस पूरे सिस्टम पे जो 10 न्यूटन की फोर्स मिल रही है, उसमें से 8 न्यूटन्स की वजह से ब्लॉक X पुश हो रहा है, और 2 न्यूटन जो बच गए उसकी वजह से ब्लॉक Y पुश हो रहा है. अगर आप ब्लॉक Y पे फोर्स लगाएं तो कितनी आएगी? F इज इक्वल्स टू एम ए. इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स बीइंग एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक Y, सो व्हाट इज द मास ऑफ ब्लॉक Y दैट वी हैव टेकन? 1. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक Y विच इज़ 2. सो व्हाट फोर्स डू वी गेट? 2 न्यूटन. इसका मतलब ये कि दैट द फोर्स दैट X एक्सर्ट्स, द फोर्स आउट ऑफ दीज 10 न्यूटन्स, एक्स वाई पे कितनी ट्रांसमिट कर रहा है? 2 न्यूटन्स. 8 न्यूटन्स की वजह से खुद मूव कर रहा है. और ये अब बगैर वैल्यूज़ के समझें आप. देखें, F इज़ इक्वल्स टू एम ए, राइट. F इज़ इक्वल्स टू एम ए. अब जिन लोगों को बगैर वैल्यूज़ के समझना, बिकॉज जो थोड़े मैथ्स में सही होंगे, दे विल से सर इट्स अ वेरी लॉन्ग मेथड टू आंसर द क्वेश्चन, एंड यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट.
इसका जो सही तरीका है या शॉर्टर तरीका है वो क्या है, जस्ट राइट डाउन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फिजिक्स ma, and since you know that both are moving together so they have the same acceleration. If acceleration is constant for both the blocks then force is directly proportional to mass. तो जिस ब्लॉक का मास ज़्यादा है दैट मीन्स उसको ज़्यादा फोर्स लग रही होगी, वो ज़्यादा फोर्स कंज्यूम कर रही होगी. तो जिसका मास ज़्यादा है विच इज़ क्लियरली एक्स का मास ज़्यादा है, सो इट विल बी गेटिंग मोर फोर्स आउट ऑफ दिस. तो ज़्यादा शेयर इसको मिल रहा होगा, कम शेयर इसको मिल रहा होगा. सो दैट्स द आंसर. ऑलराइट, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, द फोर्स दैट एक्स एक्सर्ट ऑन वाई इज लेस देन एफ. एफ से कम है, ठीक है, एफ से फोर्स क्या होगी, कम होगी. नाउ दैट डिपेंड्स कि मासेस का रेशो क्या है उसके हिसाब से. अच्छा, लेकिन जितनी फोर्स एक्स वाई पे लगा रहा है वाई भी उतनी ही लगा रहा होगा. तो वो न्यूटन का थर्ड लॉ तो वैलिड है, लेकिन आउट ऑफ दिस फोर्स एफ, एक्स इज कीपिंग सम ऑफ द फोर्स या मोस्ट ऑफ द फोर्स एंड ट्रांसमिटिंग लेस फोर्स फॉरवर्ड टू द वाई. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज ईजीएस्ट क्वेश्चन राइट फ्रॉम ओ लेवल्स, नो न्यू कॉन्सेप्ट. रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सेलरेशन. इस गाड़ी का हमें मास भी दिया हुआ है which is 750 kilograms. इस गाड़ी की forward force भी दी हुई है. Let's call the forward force as F1. Let's call the resistive force as F2. So forward force F1 is given as 2000 newtons. Backward force F2 is not given, and acceleration is given in the forward direction. So I'm writing positive 2 meters per second square. So resultant force is equal to ma. Resultant force का दूसरा formula होता है forward force minus backward force equals to ma, right? Forward force is 2000 minus backward force is unknown, mass 750, acceleration 2. Simple. यहाँ से F2 को सब्जेक्ट बना लें, and I hope you know that 2000 minus F2 is 1500. F2 वहाँ चला जाएगा, 1500 यहाँ आ जाएगा. 2000 minus 1500 you get 500 newtons, यानी कि 0.5 किलो न्यूटन्स. So the answer is A, easy. क्वेश्चन नंबर 9. ये क्वेश्चन अगर आप काइनेमैटिक्स का लेक्चर में जाएं जो कि मैंने अपलोड किया हुआ है, MCQs ऑन काइनेमैटिक्स, ये लिख के डाला हुआ है, उसमें सेम क्वेश्चन आया हुआ है. आई एम नॉट श्योर वो पुराने ईयर्स में आया हुआ है, लेकिन आया हुआ है. सही, तो आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं. मुझे क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली याद नहीं. नाउ स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन करता है. और ऑब्वियसली वी कैन से इट्स अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स इट्स अ कॉन्स्टेंट स्लोप. So if the slope is constant, that means the acceleration is also constant. Okay, and the steepness tells us the magnitude. All right, the steepness tells us what? The magnitude of acceleration. Magnitude of acceleration. So greater the steepness, greater the magnitude of acceleration. And we know that when an object falls on a planet, let's say on Earth, तो उसकी gravitational acceleration 9.81 होती है, प्लस माइनस, उस पर डिबेट आप कर सकते हैं. Now which graph using the same scales represent the object falling in air? So अगर वो वैक्यूम में गिरा है तो वो ऐसे था, तो एयर में गिरेगा तो कैसे होगा. तो आप वहाँ जाके भी देख लीजिएगा सेम ये क्वेश्चन. तो देखें, इनिशियल एक्सेलरेशन सेम हो गई. अगर कोई ऑब्जेक्ट वैक्यूम में गिरे या एयर में गिरे, दोनों की इनिशियल एक्सेलरेशन -9.81 होती है. बट स्लोली वैक्यूम में तो ये कांस्टेंट रहती है, लेकिन एयर में क्या होता है, एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो जाती है. इट विल बी -9 देन -7. अल्टीमेटली टर्मिनल वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन बिकम्स 0 विच इज़ कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, जब फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाती हैं. सो उसकी इनिशियल स्लोप यही होना चाहिए. इनिशियल स्लोप क्या होना चाहिए, ये, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो पहले तो हम देख लेते हैं इनमें से इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन कौन है, और वो डी है, बिकॉज इसका स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप है. तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट नहीं गिरता, और कांस्टेंट स्लोप से भी नहीं गिरेगा बिकॉज वैक्यूम है. तो वैक्यूम में, सॉरी एयर है, एयर में डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. अब ऑप्शन बी भी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ऑप्शन सी भी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन शो कर रहा है. बट विच वन इज़ करेक्ट? सो अगेन सेम ट्रिक कि इनिशियल स्लोप शुड बी दिस मच. तो यहाँ पे देखिए इनिशियल स्लोप बहुत ज़्यादा है. So initial acceleration could not be greater than the actual acceleration. सही, ऐसा नहीं है कि एयर होगी तो ज़्यादा acceleration से गिरेगा. अर्थ की acceleration वही रहेगी प्लानट की. So the answer simply is C. इसको समझने का और भी तरीके हो सकते हैं. So there are many ways to understand. तो 2 तरीके और सुन लें. एक तरीका ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में गिरेगा तो उसका चेंज इन वेलोसिटी इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, लेट्स से ये कोई 5 सेकेंड्स है, तो 5 सेकेंड्स में पहले आप नोटिस करें, नहीं वेलोसिटी का चेंज से यहाँ पे बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि
सही, तो वो दूसरे ग्राफ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे नहीं हो रहा, वो शायद प्रॉब्ली उस क्वेश्चन। तो यहाँ एक और तरीका सुन लें, और वो क्या है कि एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो लेट्स से 5 सेकेंड में उसने वैक्यूम में जब ड्रॉप किया तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जब हम एयर में ड्रॉप करेंगे ऑब्वियसली वो 5 सेकेंड में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एयर उसको इतना ट्रैवल नहीं करने देगी, रोकेगी उसको, उसकी स्पीड को इतना बढ़ने से। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें इसका एरिया अंडर द ग्राफ तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इससे तो ज़्यादा आ रहा है। तो इट शोज़ कि यार कैसे हो सकता है कि उतने ही टाइम में उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, लेकिन यहाँ देखें एरिया अंडर द ग्राफ भी कम है। सो ऑप्शन सी मेक सेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इस पार्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है, बिकॉज अभी फ़िलहाल मैं मिड्स के लिए बना रहा हूँ। सो आई थिंक यहीं तक हमें करना चाहिए मिड्स के लिए। सो जितने रिसेंट ईयर्स हैं आई एम ट्राइंग टू अपलोड उन सारे MCQs। ओके, अ रॉक ऑफ मास 2m, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी ईजी है। सो मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर लेता हूँ। तो इट्स बेटर दैट यू ऑलवेज ड्रॉ समथिंग, ठीक है, इट्स ऑलवेज बेटर आप कुछ ना कुछ ड्रॉ कर लें। सो एक रॉक है, अच्छा ये स्पेस में है तो अर्थ बनाने की ज़रूरत नहीं। सो ये कोई रॉक है, इसका मास है 2m और ये स्पेस में ट्रैवल कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अचानक क्या हुआ, ये एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। तो ये बिफोर एक्सप्लोजन की डायग्राम और आफ्टर की अभी यहाँ नीचे बना लेते, ठीक है। सो आफ्टर एक्सप्लोजन जो है ये 2 इक्वल पीसेस में टूट गया, एक m और दूसरा भी m, इक्वल पीसेस बोला उसने, एक्सप्लोड्स इनटू 2 इक्वल मासेस, वन ऑफ विच इज़ देन स्टेशनरी, उनमें से एक जो है वो रुक चुका है। सो यानी कि इसकी वेलोसिटी है 0, v1 बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं v2, इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता। सो बोला है कि यार ये जो ब्लॉक होगा जो कि मूव कर रहा है, ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, एक तो रुक गया है ना, तो जो ब्लॉक मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वी नीड टू फाइंड दैट। सो कैसे करेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², राइट। सो डू वी नो द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेगमेंट दैट केम आउट फ्रॉम द ब्लॉक? नहीं, उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा इन तरह के क्वेश्चन में एक दफ़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है और एक दफ़ा ये काइनेटिक एनर्जी या कुछ और लग जाता है। ज़रा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अप्लाई करूँ, इस फार्मूला को इरेज कर रहा हूँ, तो हमें पता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर सेम होता है। सो अगर टोटल मोमेंटम बिफोर देखा जाए तो वो ब्लॉक का मोमेंटम था 2m × v, और आफ्टर एक्सप्लोजन अगर मोमेंटम देखा जाए तो इसका तो मोमेंटम हो जाएगा 0। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हैं, बट लेट्स से हम लिख लेते हैं m × 0 प्लस m × v2। सो वी आर नॉट श्योर व्हाट इज़ दिस v2। सही है, अच्छा डायरेक्शन में खुद से अज्यूम कर रहा हूँ कि राइट पे जा रहा है इसलिए मैंने पहुँच सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है इसलिए पॉजिटिव लिख लिया। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाता है। खैर काइनेटिक एनर्जी में तो साइंस का मसला है भी नहीं। ओके, सो नाउ द एक्सप्रेशन नैरोज डाउन टू दिस, m and m गेट्स कैंसल्ड, दैट मीन्स v2 यानी कि ये जो पत्थर है जो निकला है उसके अंदर से टूटा है, उसकी स्पीड डबल होगी एक्सप्लोजन से पहले की स्पीड के मुकाबले में। सही है, ये एक्सप्रेशन से पता चल गया। नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, विच इज़ ½ mv²। तो मैं दोनों जगह ब्रैकेट्स बना लेता हूँ। ये जो m है उस पत्थर का, वो m कैसे पता चला मुझे, क्योंकि पहले उसका मास 2m था और अब वो इक्वल पार्ट्स में टूटा है, तो एक मास भी m होगा दूसरा भी m होगा। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है। लेट्स से ये 4m होता तो 2 इक्वल पार्ट में टूटता, तो मैं यहाँ m के बजाय क्या लिख रहा होता, आई वुड बी राइटिंग 2m हेयर। तो यहाँ पे इत्तेफाक से ये m ही है, और स्पीड की जगह क्या लिखूँगा 2v, ट्वाइस द स्पीड बिफोर द एक्सप्लोजन। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लें, सो इट्स गोइंग टू बी ½ m 4v², बिकॉज ये स्क्वायर दोनों के ऊपर होता है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। एंड देन इट बिकम्स 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये 2mv² हो जाएगा, विच इज़ d। सो आई होप ये पार्ट के जो 10 क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।